हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWB पर स्वागत है। आज हम लोग 10वीं के इस लेक्चर में देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है और उसमें कौन कौन से पद आते हैं जिन्हें हम लोगों को जानना आवश्यक रहेगा। उसी के साथ ही साथ में अपवर्तन की घटना क्यों होती है, आखिर सघन माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम क्या होगा, तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी उन सभी चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में वो सभी चीज़ें आपको तुरंत ही समझ में आ जाएं। तो आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन है। अभी जितने भी टॉपिक आपने पीछे के लेक्चरों में पढ़ा है उन सभी में जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित घटनाओं के द्वारा जितने भी व्याख्या की गई थी उन सभी का अध्ययन आपने कर लिया है। उसमें देखा था कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब एक साइड में जो है कलई कर देंगे पीछे से और एक साइड जो है चमकदार बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब क्या करेंगे, जो कांच वहाँ पर लिया गया था और उस कांच के पीछे पॉलिश कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में उस पॉलिश को हटा देंगे और जैसे ही पॉलिश इस साइड से हटाई जाएगी वैसे ही तुरंत इधर से प्रकाश के किरण को जब डालेंगे तो इधर ही निकल जाएगा और यही घटना जो है अपवर्तन बन जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी ये होता है कि प्रकाश की किरण जैसे आ रही थी एकदम सीधे ना निकल करके वह अपनी दिशा को बदल देती है। अर्थात प्रकाश इस माध्यम से आई और इसमें से हो करके जब जाएगी, प्रवेश करेगी अंदर, तो वहाँ पर तुरंत ही आने वाली प्रकाश का जिस दिशा से आ रही थी उसका दिशा बदल करके दूसरा हो जाता है और यही जो घटना है वही जो आपका बनेगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा को पढ़ने से पहले यहाँ पर आप ये जान लीजिए, मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा समतल पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ना ऊपर की ओर कलई किया गया है और ना नीचे की ओर कलई किया गया है, अर्थात चमकदार दोनों ओर बना दिया गया। जब प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार से पड़ेगी सीधे, तो वैसे देखा जाए तो सीधे इनको ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश की किरण जो आ रही थी ऊपर वाले माध्यम से, ये या तो इस दिशा में चली जाएगी या तो इस दिशा में चली जाएगी। अर्थात जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का जो है अपवर्तन कहा जाता है। चलिए तो हम लोग अभी यहाँ पर पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके बाद में फिगर को भी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से एक चीज और आपको जानकारी के लिए बता दें, मान लीजिए कि कहीं पर कुछ लिखा गया है और वहां पर यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं या फिर कहीं पर ये जूम इन जूम आउट के कारण कोई अक्षर दिखा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं हर एक को बोलते भी जा रहे हैं, जिससे
तो आप शब्दों को जो है क्लियर तरीके से नोट्स के रूप में आप बना सकें। चलिए, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, इस बात को जो ये अपवर्तन की घटना है, इसमें यह स्पष्ट हो गया, एक माध्यम से प्रकाश की किरण आएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, अर्थात यहाँ पर जो माध्यम की संख्या है वह 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ये माध्यम आ रहा है, अब ये माध्यम कोई भी हो सकता है। वायु से कांच में प्रवेश कर सकता है, वायु से जल में प्रवेश कर सकता है, कांच से जल में प्रवेश कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो भी स्थिति होगी वह 2 माध्यमों के द्वारा ही संभव है, तभी जाकर के ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना संभव हो पाएगी। चलिए, अब इसमें देखें आप, तो यदि आप यहाँ पर जैसे फिगर अभी बनाए थे कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में 2 चीजें संभव हैं। एक यहीं पर आपको बता दिया जा रहा है, दोनों। मान लीजिए पृष्ठ आपका ये है, हाँ, पृष्ठ आपका ये हो जाएगा और यहाँ पर प्रकाश की कण इस प्रकार से आई और आने के बाद में जो है ये इधर ऐसे चली गई। जाना चाहिए था इनको सीधे, लेकिन ये मुड़ करके उधर चली जाती हैं। ये पहली घटना। दूसरी घटना में आप यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहाँ पर इस पृष्ठ पर जा करके गिर रही है और जब ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर गिरेगी तो ये जाना चाहिए इनको इस प्रकार से, लेकिन ये इस ओर चली जाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में ये 2 चीजें हो सकती हैं, या तो जाने वाली रेखा के ऊपर दिशा में चली जाएगी, या तो जाने वाली जो रेखा सीधी, जैसे यदि यहाँ पर किसी प्रकार का दिशा परिवर्तन नहीं होता तो ये सीधे जाती, चूंकि दिशा परिवर्तन हो गया इसलिए वो उसके नीचे की ओर चली जाती है। अब यहाँ पर ये जो घटना हो रही है, यहीं से ही आपको 2 माध्यमों का पता चलेगा। एक माध्यम जो है वो सघन कहलाता है और एक माध्यम जो है विरल कहलाता है। चलिए, अभी आपको हम यहाँ पर एक एक की व्याख्या करके बता दे रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ बिंदुओं को जानना है। एक बिंदु आप पहले जान लीजिए, आपतित किरण। तो ये जो प्रकाश की किरण है आ करके इस पृष्ठ के बिंदु पर गिर रही है या पड़ रही है, इसी किरण को कहा जाएगा कि ये आपतित किरण है। ऐसे यहाँ भी आप देखेंगे ये प्रकाश की किरण आ करके इस बिंदु पर गिर रही है, इसलिए इसका नाम जो है वह आपतित किरण हो जाएगा। तो एक एक बिंदुओं को आपको बताते चले, फिर यहाँ पर अभी ये सघन और विरल आएगा और ये क्यों ऐसा होता है, ये सीधी ना जाने बजाय ऊपर की ओर चली जाती है, यहाँ सीधी ना जाने के बजाय नीचे की ओर क्यों चली जाती है, ये सघन और विरल माध्यम पर निर्भर है। अभी हम लोग उसकी पूरे तरीके से व्याख्या करेंगे। तो इसमें आप कुछ बिंदुओं को जान लीजिए। पहले आप जान लीजिए आपतित किरण। आपतित किरण, और ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं जब आपको प्रकाश के परावर्तन की जो है व्याख्या बताई जा रही थी, तो उसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं मिले थे और वहां पर आपको ये बताया गया था आपतित किरण क्या है। तो ऐसे यहाँ भी है, किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब से प्रकाश निकल करके आप तक आ गया, या फिर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो बल्ब से निकल करके प्रकाश उस किताब पर जा करके पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर वह वस्तु जो है प्रकाशवान हो जाती है, तब जा करके वो दिखाई पड़ेगा। तो किसी स्रोत से आने वाली किरण को ही कहा जाएगा आपतित किरण। तो यहाँ लिख लेंगे किसी स्रोत से, चलिए, किसी स्रोत से
आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। चलिए इसके बाद आप जान लीजिए इसी में आपतन बिंदु। दूसरा नंबर आपतन बिंदु। चलिए आपतन बिंदु क्या होगा कि आपतित किरण इस पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रकाश की जो किरण आ रही है इस बिंदु पर पड़ी है और यही बिंदु ही जो है वह आपतन बिंदु कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आपतन बिंदु आपका हो गया। अब इसी आपतन बिंदु पर हम लोग एक ऐसे सीधी लंब को डालते हैं और ये जो लंब डाला गया है इसे अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी आपका हो जाएगा, लंब खींच लिया जाएगा, इसको आप कह दीजिए यन, और यहाँ भी आप इसको कह सकते हैं यन। चलिए तो अगला हेडिंग आपका हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कॉमा अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। चलिए अभिलंब की परिभाषा हो गया। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है इसका नाम आपको बता दिया हमने आपतित किरण, और ये अभिलंब है। तो जो आपका आपतित किरण और अभिलंब है इनके बीच में जो कोण बनेगा इसे हम लोग आई से लिखेंगे और इसका नाम होता है आपतित किरण। फिर इसके बाद में जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जो है अपवर्तित होकर के चली जाती है या मुड़ करके चली जाती है उस किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है अर्थात अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसे आर से लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आपतन बिंदु 3 पॉइंट हो गए आपके। आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया। अब आपको जानना है अपवर्तित किरण के बारे में। अपवर्तित किरण। चलिए अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा। अपवर्तित किरण आप देख रहे हैं कि यह किरण ऐसी होती है जो दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपवर्तित या फिर अपनी दिशा को बदल देती है। अर्थात ऐसी किरण जो दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपनी दिशा को बदल देती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, उसी किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। चलिए परिभाषा बनाएंगे कि ऐसी किरण जो दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित हो जाती है।
अपवर्तित हो जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर अपवर्तित शब्द जो दिया गया है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, जैसे अपवर्तित का परिभाषा ही बनाना है तो दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाती है या मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित, यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, मार्ग से विचलित हो जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बाद में आपको जानना है आपतन कोण के बारे में। चलिए अगला हेडिंग आपका हो जाएगा आपतन कोण। चलिए आपतन कोण आप देखिए किसके किसके बीच में बना है। यहाँ पर आपका जो है ये किरण कहलाएगा आपतित किरण और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाएगा? आपतन कोण के नाम से जाना जाएगा। और इस आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल आई कहते हैं। चलिए आपतन कोण भी हो गया। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं एक कोण आर बना है। तो जो ये आर एंगल आपका दिख रहा है यह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण है। तो कहेंगे कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ हेडिंग आप डाल लीजिएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यहाँ परिभाषा में लिखेंगे कि अपवर्तित किरण और अभिलंब। चलिए यहाँ पर हम डैश डैश कर दे रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन ऐसे रहेगी। अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को यहाँ लिख देंगे अपवर्तन कोण ब्रैकेट में स्मॉल आर कहते हैं। स्मॉल आर कहते हैं। चलिए इतनी चीजें तो आप जान पाए। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह बिंदु आपको जानना है। एक आपको जानना रहेगा सघन माध्यम के बारे में और एक आपको जानना पड़ेगा विरल माध्यम के बारे में। तो आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन सघन होगा कौन विरल होगा। तो यहाँ पर जिस माध्यम में, या फिर आप सीधे कहिए कि जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है उस माध्यम को जो है क्या कहा जाएगा? विरल माध्यम कहते हैं। तो जब ये विरल माध्यम हो जाएगा नीचे का, तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है वो सघन माध्यम कहलाएगा। चलिए तो हम दोनों की परिभाषाएं एक ही नियम के आधार पर देंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है उसे जो है या उस माध्यम को कहा जाएगा विरल माध्यम। और यहाँ के लिए देखेंगे ध्यान से कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिस माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है उस माध्यम को जो है सघन माध्यम कहा जाता है।
चलिए, तो दोनों आप यहाँ समझ पाए, आप ये जान गए अब कि ये जो माध्यम है वह विरल माध्यम कहलाएगा और ये जो आपका है ये सघन माध्यम होगा। तो जब एक यहाँ पर विरल हुआ तो ऊपर वाला आप सघन कह दीजिए, यहाँ पर सघन हुआ तो आप ऊपर वाले को विरल कह दीजिए। तो ये स्थिति है पहचानने की। तो आप जो अपवर्तित किरण है उसको आप देख करके ये पहचान जाएंगे कि वह कौन सा माध्यम है। तो फिगर में कहीं पर लिख दिया गया है कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तब तो कोई बात नहीं है, आप लिखा हुआ जान लेंगे। और नहीं लिखा गया है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर इनके बीच के एंगल को देख करके जान जाएंगे। इनके बीच का जो कोण है वो ज्यादा है और ये कोण कम है, तो इससे भी पहचान हो जाएगी कि जो या जिस माध्यम में अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होता है आपतन कोण की तुलना में, तो वह जो या जिसमें अपवर्तन कोण बन रहा है वह माध्यम आपका जो है विरल माध्यम कहलाएगा। यहाँ पर आप कोण देखेंगे, यदि भी दर्शाया जाए तो ये I होगा और ये R होगा। ये R का जो कोण है ये आपका जो है कम होगा और ये जो कोण है वो ज्यादा हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में सघन और विरल माध्यम से संबंधित क्वेश्चन बना करके कि कौन सा ऐसा माध्यम होगा जिसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण की तुलना में ज्यादा होता है। तो हम आप यहाँ से देख करके तुरंत ही पहचान ले जाएंगे। चलिए, तो आप हेडिंग डालिए। पहले हेडिंग आप डालेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम। चलिए, सघन माध्यम क्या होगा, तो परिभाषा आप चाहे पहले इसका लिखे चाहे इसका लिखे, दिक्कत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सघन माध्यम में क्या बताए हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। यदि आप फिगर 2 को देख करके बताएं, यदि हम इसको मान ले फिगर 1 और इसको मान ले फिगर 2, तो फिगर 2 आप जब देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको I का मान बड़ा मिलेगा और R का मान जो है छोटा मिलेगा। यहाँ दर्शा लेंगे जो R का मान है वो छोटा, या पहले I ही आप लिख दीजिए कि I का मान बड़ा और R का मान छोटा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में आपको जानना है विरल माध्यम के बारे में। अगला हेडिंग आपका हो जाएगा विरल माध्यम। चलिए, विरल माध्यम क्या होगा, इसी का आप उल्टा कर दीजिए कि जो प्रकाश की अपवर्तित किरण थी वह विलंब के पास आ रही थी, तो वह अपवर्तित प्रकाश की जो किरण होगी वह विलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर बनाएंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर
अविलंब से दूर हट जाती है या हो जाती है? अविलंब से दूर हो जाती है। उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं। यदि आप फिगर 1 को देखें तो 1 को जब देखेंगे तो r का मान बड़ा होगा और i का मान छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से नियम भी निकल रहा है, तो नियम भी आप यहीं पर जान लीजिए। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है, और यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। तो यहीं पर आपको हम नोट पॉइंट करके बता दे रहे हैं। चलिए, तो इसको अलग स्लाइड पर बताएं, चित्र ऐसे रहने देंगे और सभी बिंदुओं को अभी मिटा देंगे। तो आप पहले क्या करिए, इसका अच्छे प्रकार से अब पूरा कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब और सभी बिंदुओं को हम यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक जितने समय हम यहाँ पर मिटा रहे हैं आप उसको रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतन बिंदु के बारे में बताया गया, आपतित किरण के बारे में बताया गया, अभिलंब के बारे में आपको बता दिया गया, अपवर्तित किरण क्या है उसे बता दिया गया, फिर इसके बाद में आपको आपतन कोण बताया गया और इसी के साथ में अपवर्तन कोण बताया गया, और अभी आपने सघन और विरल माध्यम को भी दोनों को जान लिया। चलिए, अब इन दोनों के द्वारा विशेष स्थिति आपको जाननी है या विशेष नियम जान लीजिए। इसे हम लोग विशेष नियम कहते हैं। विशेष नियम। चलिए, विशेष नियम में पहला नंबर क्या जानेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है या दूर हो जाती है। और वही आपको स्थिति बताई ही है कि जो r का मान है वो बड़ा होगा, i का मान छोटा हो जाएगा। दूसरी स्थिति में आप यहाँ जानेंगे इसी का उल्टा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये विरल से जो है सघन में जा रही है, इसीलिए यहाँ विलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में लिखेंगे यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह
अभिलंब अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए, तो दो चीजें यहाँ पर ये नियम के रूप में आपको बता दिया गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आकर के विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह विलंब से दूर हट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो विलंब की ओर झुक जाती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर अगला हेडिंग जानेंगे कि आखिर अपवर्तन की घटना का कारण क्या होता है। चलिए, तो आप नया हेडिंग डालिए, अपवर्तन की घटना या हाँ ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, अपवर्तन की घटना का कारण। अपवर्तन की घटना का कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से आती है विरल में तो उनका दिशा बदल जाता है, अर्थात वह विलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी प्रकाश की चाल होती है वह अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। कि जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में अभी आपसे पूछा जाए तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन अभी वो किसी माध्यम से होकर के गुजरेगा, जैसे कांच हो गया, यदि वहां से जा रहा है तो लगभग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और कहीं जाएगा जल में, वहां पर चाल अलग हो जाएगी। आप केरोसिन, मिट्टी का तेल जो होता है वहां पर प्रकाश की किरण को ले जाएंगे, वहां पर उसकी चाल अलग हो जाएगी। मतलब जितने भी माध्यम अलग अलग होते हैं उन सभी माध्यमों में प्रकाश जो है अलग अलग चालों से चलता है। तो जब ये अलग अलग चालों से चलता है, इसीलिए जब वह एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग जो है विचलित हो जाता है, या तो इधर मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा, वो सीधे नहीं जाएगा, वो दोनों ओर में चाहे जिधर मुड़ सकता है। अब वो स्थिति सघन और विरल पर डिपेंड होती है। तो यही आपका मेन कारण है कि जो अपवर्तन की घटना का कारण आप यहाँ पर जान रहे हैं उसमें आप विशेष रूप से ये जान लीजिए कि जो भी प्रकाश की किरण होती है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालों से चलती है। इसलिए जब भी वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात वह अपवर्तित हो जाती है, और इसी के कारण ही अपवर्तन की घटना बन जाती है। चलिए, तो इन्हीं सभी लाइनों को हम लिख दें जो आपको समझाए हैं कि जब प्रकाश या फिर आप ऐसे पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए जो बताए हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल के बदलने के कारण
चलिए आपको क्या बताए, प्रकाश की चार अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल के बदलने के कारण कारण प्रकाश प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अभिलंब से दूर अथवा अथवा अभिलंब के पास पास आ जाती है। चलिए तो यहाँ पर आपको क्लियर बता दिए हैं कि जो प्रकाश की किरण है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलती है, और जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो चाल के बदलने के कारण जो ये अपवर्तित किरण हो रही है यह या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये आप स्थिति यहाँ देख पा रहे हैं, पास आ जाती है, अर्थात आप ये कह देंगे कि प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं लाइन, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। चलिए तो ये भी आपका जो है स्लाइड पूरा हो गया है। अभी लेकिन आप स्क्रीनशॉट ना लें, थोड़ा सा और जान लें उसके बाद में। अपवर्तन का नियम आपको हमने बता दिया, सॉरी अभी आपको अपवर्तन बता दिए हैं, उसके बाद विशेष स्थिति अपवर्तन की घटना बता दिया गया है क्यों होता है। अब आप यहाँ पर जान लें कि अपवर्तन का नियम क्या है। चलिए तो यहाँ आप हेडिंग डालिए अपवर्तन के नियम, या फिर अपवर्तन के नियम को जो है हम लोग अगले में जानेंगे, क्योंकि वो उस पर थोड़ी व्याख्या जटिल है और इम्पोर्टेंट व्याख्या है। तो इसमें हम लोग ये जान लें कि जो प्रकाश होता है जब अपवर्तन की घटना करता है तो उसके एग्जाम्पल हम लोग दैनिक जीवन में किन किन चीजों में देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। हेडिंग आप डालिएगा अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। व्यवहारिक उदाहरण का मतलब जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन के दिनचर्या में कहीं ना कहीं देख सकते हैं। चलिए पहला नंबर यहाँ पर हम लोग जान गए। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बीकर है, आप कल्पना कीजिए आपके पास में एक कोई ऐसे बीकर रख दिया गया है। चलिए थोड़ा बड़ा बना दें। एक बीकर ऐसे रख दिया गया है और इस बीकर में जो है द्रव ऐसे यहाँ पूरा ऐसे भर दिया गया है, और इसमें आप या तो लोहे की छड़ को डाल दें या तो आप पेंसिल को डाल सकते हैं। तो जब आप लोहे की छड़ को डालेंगे या पेंसिल को डालेंगे और यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो ये छड़ होगी अथवा पेंसिल की नोक होगी यहाँ पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पहली घटना यही आपको बता रहा है कि जो आपका जल से भरा हुआ बीकर है अथवा कोई भी बर्तन हो, इसमें जब किसी छड़ को अथवा पेंसिल को तिरछा रखते हैं, अर्थात थोड़ा एकदम सीधे नहीं तिरछा रखते हैं, ऐसी स्थिति में बाहर से देखने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेंसिल की नोक अथवा छड़ का अंदर वाला सिरा है वह जो है टूट गया है या मुड़ गया है। चलिए तो ये आपका पहला हो जाएगा। चलिए लिखिए कि किसी बीकर अथवा चलिए इसको हटा दे रहे हैं और हेडिंग तो आपका हो ही गया है। किसी बीकर अथवा गिलास में
रखी हुई पेंसिल का निचला सिरा, डूबा हुआ सिरा, चलिए डूबा हुआ सिरा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, या मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए दूसरी स्थिति आप जान लीजिए। मान लीजिए आपके घरों में बाल्टी होगी ही, और बाल्टी में आप क्या करिए, एक सिक्के को डाल दीजिए ऐसे, और आप जब देखेंगे कि जब वो पानी से भरा हुआ बाल्टी नहीं था, तो ऐसी स्थिति में आप जब ऊपर से ऐसे देखेंगे तो उसकी तली आपको नीचे नजर आएगी, अर्थात बाल्टी जो है वह गहरा नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद उसमें सिक्के को रखेंगे, और पानी भरने के बाद जब आप सिक्के को देखने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो अंदर का तल, वो सिक्का जहां पर रखा हुआ है वह ऊपर की ओर चला आया है। यह भी आपका जो है अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। एक उदाहरण और आप जान लीजिए, जिससे हमको बस आपको लिख करके बताना रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप तालाब देखते हैं, तालाब के जल में जो है यदि तैरना आप जानते होंगे, वहां पर आप देखेंगे ऐसे केवल बाहर से आप तालाब को देखिए तो आपको लगेगा कि वह जो तालाब है वह बहुत गहरा नहीं है, उसके जमीन जो है ऊपर की ओर है। अर्थात जल और जमीन के बीच में, जो जल की सतह ऊपर का है और जो जमीन नीचे है, उनके बीच में ज्यादा गैपिंग नहीं, अर्थात गहरा नहीं है। लेकिन जब आप उसमें उतरेंगे तब आपको वास्तविक गहराई का पता चलेगा। ये तो अपवर्तन की घटना के द्वारा हम लोग यहाँ देख करके कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उसकी जो गहराई है वो कुछ ज्यादा ही रहती है। तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना के दो एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो दूसरा यहाँ लिखेंगे कि जल से भरे, दूसरा नंबर, जल से भरे बर्तन में, जल से भरे बर्तन में, एक मिनट, बर्तन में सिक्का या रखा हुआ सिक्का, बर्तन में रखा हुआ सिक्का, चलिए सेंटेंस बन गया है। जल से भरे बर्तन में रखा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। अगला एग्जाम्पल आपको तालाब का बताए हैं, तालाब का जल के साथ में ऐसी घटना होती है। तीसरा, तालाब का जल या किसी तालाब का जल, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, कम प्रतीत होती है। चलिए यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण क्या है, और कारण के साथ में सीधे उदाहरण को आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आज अभी जो लेक्चर अभी बता रहे हैं इसमें कुछ मुख्य जो है नोट्स के रूप में है, अभी उसको भी बता देंगे।
तो आप पहले इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। नोट्स आप हर हाल में बनाते चलें, क्योंकि नोट्स ही आपके लिए बहुत कीमती एक औजार है जिसके द्वारा ये एग्जाम जैसे युद्धों को लड़ा जाएगा। और नोट्स ना होने पर आप भटकाव जैसा महसूस करेंगे जब एग्जाम का दिन जो है एकदम समीप में आ जाएगा। फिर आप जो है मार्केट से विद्या और जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी गाइडें आती हैं, इन सबको आप लेना पसंद कर लेते हैं, जबकि उसमें जो केवल रहता हो एग्जाम बेस ज्ञान आपको पूरा यहीं से मिल सकता है। तो हालांकि वो केवल एक महीने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, एक महीने में आप पढ़ के उसको तैयार कर लें। बाकी पूरे डिटेल तरीके से ज्ञान के लिए आपको जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, नोट्स करते आप उसको हर हाल में चलते रहें। चलिए, तो हम लोग आगे अब देखेंगे कुछ पॉइंट नोट्स में। अभी हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ा है उसमें क्या चीज़ें निष्कर्ष के रूप में निकल रही हैं। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो ये प्रकाश की चाल होती है वह सघन माध्यम में कम होती है। दूसरा निष्कर्ष ये निकला है कि जो प्रकाश की चाल है वह विरल माध्यम में अधिक होती है। तो चलिए, नोट में 2 पॉइंट यहाँ से पहले बनाइए। पहले नंबर में आप लिखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। दूसरा नंबर, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अब आपको अगला जो है नंबर, ये मोस्ट जानना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरे नंबर में जो आपको बताया जाएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है, जैसे कि आप अपवर्तन की घटना तो जान ही गए कि ये आपका कोई पृष्ठ है, इस पर प्रकाश की किरण आएगी, ये या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि जो ये प्रकाश की आपतित किरण है सीधे इसी अभिलंब पर लेकर के आइए। तो ऐसे स्थिति में प्रकाश की जो अपवर्तित किरण होगी वह भी सीधे निकल जाएगी। आप यहाँ पर I का मान जो है, R का मान जो है, दोनों को 0 प्राप्त कर पाएंगे, 0 आपको मिलेगा। क्या समझ पाए आप कि जो प्रकाश की ये आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है यह इस पृष्ठ पर एकदम से अभिलंबोत गिरे। अभिलंबोत जब गिरेगा तो I और R दोनों का जो मान है वह 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर अपवर्तन की घटना संभव नहीं होगी। कौन से कंडीशन में? ऐसा स्थिति जिसमें प्रकाश की जो किरण आपतित है वह सीधे अभिलंब पर ही ऐसे आए। तो जब ये आपतित किरण अभिलंब पर आएगी तो ऐसी स्थिति में ये जो किरण है वो सीधे चली जाएगी, अर्थात I और R का मान दोनों 0 हो जाएगा, अर्थात अपवर्तन की घटना यहाँ पर नहीं संभव होगी। चलिए, तो पहला स्थिति हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आप लिखें कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले, क्योंकि ये अलग करता है माध्यमों को, ऊपर सघन विरल, अलग करने वाले पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरता है, अभिलंबवत
गिरता है, अर्थात I बराबर R बराबर 0, तब इस स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होती है। अपवर्तन की घटना नहीं होती है। चलिए, ये तो आपको पहला स्थिति बता दिया गया कि जो आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपका है, इस पर जब प्रकाश की किरण जो है ऊपर से ऐसे अभिलंबवत आएगी तो ये सीधी चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जो I का मान है R के बराबर होगा और R का ये दोनों के मान जो हैं 0 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है अपवर्तन की घटना नहीं प्राप्त होगी। दूसरा, अगला कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बताने चल रहे हैं। चौथा नंबर, ये चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या होगा कि जब प्रकाश जिस माध्यम से हो करके आ रहा है उसका अपवर्तनांक और जहां पर प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो जाएं, ऐसी स्थिति में प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बाद में अपवर्तित ही नहीं होती, वो सीधे चली जाती है। और सीधे जब चली जाएगी, जब मुड़ेगी नहीं दूसरे माध्यम में जाने पर, तो वहां भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो यहां पर नियम क्या बनेगा कि जब दो माध्यमों का अपवर्तनांक आपस में बराबर होगा, तो दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरण है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। आप समझिए, मान लिया जाए यहां पर प्रकाश, ये मतलब पृष्ठ हो गया, यहाँ पर जो अपवर्तनांक है n, वही अपवर्तनांक यहाँ भी हो जाए n। तो जब दोनों अपवर्तनांक बराबर रहेंगे, ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण जो ऐसे आएगी वो सीधे निकल जाएगी। ठीक, चलिए इसके बारे में भी लिख दिया जाए। चलिए, कंडीशन यहाँ से बन जाएगा स्थिति लिखने का कि जब दो माध्यमों का अपवर्तनांक, जब दो माध्यमों का अपवर्तनांक चलिए आप फिगर को ऐसे बना सकते हैं, वैसे अपवर्तनांक बराबर हों तब, चलिए सेंटेंस बन जाएगा, जब दो माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर हो तब अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए, अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस स्थिति में भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। चलिए, तो ये आपका जो है दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बता दिए गए। अब आप इसमें जितनी भी चीज़ें बता दी गई हैं तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। अब अभी और भी कड़ियाँ बाकी है प्रकाश के अपवर्तन से लेकर के, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए यहीं पर इसको रोकेंगे और प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी उसमें जो हेडिंग आएंगे उनको भी जानेंगे। तो आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं
अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।